ऐसा कोई तरीका है कि अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज्ड हो गए हैं तो हम उसको फिर से खोल सकते हैं? नहीं, मैं सर्जरी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। वैसे ग्रोथ प्लेट की सर्जरी पर भी हमने चैनल पे वीडियो पोस्ट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज्ड हो गए हो तो क्या ऐसी कोई दवाई है, क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे हम क्लोज हुए ग्रोथ प्लेट को फिर से ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप हाइट के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हो और हाइट के बारे में अपडेटेड जानकारी रखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो सिर्फ आपकी नॉलेज और हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। किसी भी तरह का डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं है और किसी भी तरह का डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। क्या एक बार ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाते हैं तो हम इसको खोल सकते हैं? क्या ऐसी कोई शॉर्टकट दवाई है, क्या ऐसा कोई इंजेक्शन है या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसके लेने से आपके ग्रोथ प्लेट फिर से ओपन हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स, यस, ऐसी दवाई है, लेकिन ये जो दवाई है ये अभी तक एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में ये इजीली अवेलेबल होगी। इस पर रिसर्च चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन या एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगी जो चल रहा है एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसका काफी अच्छा प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आने वाले कुछ ही सालों में ग्रोथ प्लेट अगर क्लोज्ड हो जाते हैं तो भी दवाई देकर, यस, मेडिसिन देकर इसको आराम से खोला जा सकता है। अभी ये ग्रोथ प्लेट्स क्या है? अगर आप हाइट के बारे में सीरियस हो तो आपको ग्रोथ प्लेट्स के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। ग्रोथ प्लेट्स को बेसिकली एपिफाइसियल प्लेट्स करके कहा जाता है और ग्रोथ प्लेट्स ओपन होते हैं तो आपकी हाइट बढ़ती है। अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाते हैं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन ये ग्रोथ प्लेट्स कहां पर होते हैं? ग्रोथ प्लेट्स को चेक करने के लिए अक्सर लॉन्ग बोन्स का एक्सरे निकाला जाता है। जनरली आपके ग्रोथ प्लेट्स अगर ओपन है या क्लोज्ड है ये जानने के लिए हम एंकल जॉइंट का एक्सरे करने के लिए कहते हैं और रिस्ट जॉइंट का एक्सरे करने के लिए कहते हैं। राइट हैंडेड पर्सन में लेफ्ट एंकल जॉइंट और राइट हैंडेड पर्सन में लेफ्ट रिस्ट जॉइंट का एक्सरे किया जाता है, जिसमें एपिफाइसियल प्लेट्स ओपन दिखते हैं तो कहा जाता है कि पेशेंट की हाइट 3 से 4 इंच तक बढ़ सकती है। लेकिन अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज्ड होते हैं तो हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्या ग्रोथ प्लेट्स क्लोज्ड होने की कोई पर्टिकुलर एज है? यस, फीमेल्स में ग्रोथ प्लेट जनरली पीरियड्स आने के 1 या 2 साल के बाद कंप्लीटली क्लोज्ड हो जाते हैं। मेल्स में उनको फेशियल हेयर, दाढ़ी आती है या प्यूबर्टी उनकी स्टार्ट होती है, प्यूबिक हेयर वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, तब 1-2 साल के बाद उनकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज्ड हो जाती है। अप्रोक्सीमेट एज लड़कों में 19 ईयर्स तक देखा जाता है कि ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहते हैं और गर्ल्स में 16 to 18 ईयर्स तक उनके ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहते हैं। लेकिन ये कंप्लीटली पेशेंट टू पेशेंट पर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स में अगर प्यूबर्टी लेट स्टार्ट होती है, पीरियड्स लेट स्टार्ट होते हैं तो उनकी ग्रोथ प्लेट्स ज्यादा देर तक खुली रहती है और ऐसे में कुछ एज के ऊपर भी उनके ग्रोथ प्लेट्स ओपन दिखते हैं और ऐसे में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हाइट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन क्या ऐसा कोई चमत्कारी तरीका है? यस, मैं साइंस की बात कर रही हूँ, मैं कोई चमत्कार की बात नहीं कर रही हूँ। क्या ऐसा कोई चमत्कारी तरीका है, साइंटिफिक प्रूवन तरीका, एक्सपेरिमेंटल तरीका, मेडिसिन बेस्ड तरीका, जिससे हम क्लोज हुए ग्रोथ प्लेट्स को फिर से ओपन कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जनरली यूएस और रशिया में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? तो ये जो मेडिसिन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जनरली अभी फिलहाल तो टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी टर्नर सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस ये क्या बीमारियां है? ये दोनों भी जेनेटिक डिजीजेस है और इसके फीचर्स कुछ इस तरह है, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम जनरली फीमेल्स में देखा जाता है। जैसे आप सबको पता है कि एक पर्सन के अंदर XX क्रोमोसोम होता है और XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में फीमेल्स में सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है। फीमेल्स में जनरली XX 2 X क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में फीमेल्स में सिर्फ एक ही सिंगल X क्रोमोसोम देखा जाता है। इसकी वजह से उनका ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है। टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स में जनरली शॉर्ट स्ट्रेचर देखा जाता
है। इसके साथ साथ उनके ओवरीज, उनका यूट्रस और उनके ब्रेस्ट बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते। और ऐसे पेशेंट्स में यस, ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है उनकी ग्रोथ वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी डेवलपमेंट भी होती है, प्यूबर्टी भी स्टार्ट हो जाती है और उनकी हाइट भी बढ़ती है। दूसरा एक मेडिकल कंडीशन जिसमें ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन का यूज किया गया है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अभी ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि अनुवांशिक बीमारी है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में होते हैं उसको इफेक्ट करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में एबनॉर्मल थिक म्यूकस होता है। म्यूकस जो हमारे बॉडी में होता है, म्यूकस यानी कि जो नाक से हमारा जो सर्दी बहती है, जो थूक होता है, कफ निकलता है, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में म्यूकस बहुत ही ज्यादा थिक होता है। इसकी वजह से ऑर्गन्स को वो ब्लॉक करता है, स्पेशली लंग्स को ब्लॉक करता है। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत वाली जो मूवी आई थी उसमें हीरोइन को सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी दिखाई गई थी, और इंग्लिश मूवीज में फॉल्ट इन द स्टार्स जो मूवी है उसमें भी सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी को ही दिखाया गया है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं वो काफी अंडर डेवलप्ड होते हैं, प्यूबर्टी काफी लेट इनकी सेट होती है, हाइट बहुत कम होती है, काफी शॉर्ट स्ट्रेचर के होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन यूज किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन या ये एक्सपेरिमेंट क्या है जो यूज किया जा रहा है हाइट इंक्रीज करने के लिए, ग्रोथ वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए और पर्सन का स्टेचर को इंक्रीज करने के लिए ये क्या मेडिसिन यूज की जाती है। ये सब बताने के पहले एक मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी भी कंडीशन में प्लीज आप ये मेडिसिन को ट्राई मत कीजिए। ये बहुत डेंजरस थेरेपी है, बहुत ही डेंजरस ट्रीटमेंट है, इसको बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो सिर्फ आपकी नॉलेज और हेल्थ अवेयरनेस के लिए है, किसी भी तरह का डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं है और किसी भी तरह का डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। जो मेडिसिन वो लोग यूज कर रहे हैं वो है ऑक्सेंड्रोलोन। ऑक्सेंड्रोलोन एक तरह का एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ऑक्सेंड्रोलोन को ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस के साथ में इन पेशेंट्स में दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेचर इंप्रूव होता है, हाइट इंक्रीज होती है, ग्रोथ वेलोसिटी बढ़ती है और उनकी जो नॉर्मल जो शॉर्ट हाइट होती है उसके कंपैरिजन में उनकी हाइट जो है नॉर्मल एडल्ट के जैसी हो जाती है। अब ये ऑक्सेंड्रोलोन क्या है? ऑक्सेंड्रोलोन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मतलब क्या? एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या वही स्टेरॉइड है जो डेक्सामेथासोन, क्या वो सेम है? नहीं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड बेसिकली अपने जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि स्पेशली टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको रेगुलेट करता है या उसको मैनिपुलेट करता है, इसलिए इनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहा जाता है। और जो डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और वो किसी भी तरह का एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स या एग्जैजरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए या एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए या रिएक्शन टॉलरेबल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हो जैसे कि ऑक्सेंड्रोलोन, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और इसकी वजह से हाइट इंक्रीज होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता है और इन जनरल मसल मास भी इंक्रीज होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड ऑक्सेंड्रोलोन को जब ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन के साथ पेशेंट्स में देते हैं, स्पेशली टर्नर सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में जब देते हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पेशेंट की ग्रोथ वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब ग्रोथ वेलोसिटी का मतलब क्या? पेशेंट की हाइट इंक्रीज होने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाती है। जनरली पेशेंट की जो हाइट होती है, बच्चों की हाइट या किसी की भी हाइट होती है, वो एक धीरे धीरे बढ़ती है। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स में ग्रोथ स्पर्ट आता है, उस हिसाब से हाइट बढ़ती है। लेकिन जब आप ऑक्सेंड्रोलोन विथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन के साथ में पेशेंट को ये एडमिनिस्टर करते हो तो पेशेंट की हाइट इंक्रीज बहुत ही फटाफट हो जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट का वेट गेन भी होता है, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ भी काफी अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। जनरली ऑक्सेंड्रोलोन अलोंग विथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ऐसे ही पेशेंट्स में दिया जाता है जो पेशेंट्स में सीवियर मैल न्यूट्रिशन हो और मैल न्यूट्रिशन की वजह से पेशेंट में स्पेशली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल ही बनता ना हो, ऐसे पेशेंट्स को ये थेरेपी से काफी अच्छा फायदा होता है। कौन से एज में ऑक्सेंड्रोलोन अलोंग विथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन को दिया जाता है? देखिए, जैसे मैंने कहा, टर्नर सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस में जनरली 8 से 12 साल के बच्चों में इसको दिया गया है और उससे उनको काफी अच्छे और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्यूबर्टी काफी लेट स्टार्ट हुई और ऐसे में उन पेशेंट्स में अगर ग्रोथ प्लेट उनके थोड़े बहुत ओपन लगते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी ऑक्सेंड्रोलोन अलोंग विथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन के साथ
साथ उनको अलग एक्सरसाइज, डाइट और ये सब रिकमेंड किया गया है और उनमें भी काफी अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखे गए हैं। ऑक्सेंड्रोलोन कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ऑक्सेंड्रोलोन एक ऐसा एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऑक्सेंड्रोलोन टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ऑक्सेंड्रोलोन बाकी सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली सेफ है। सेफ इसलिए क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी काफी हाई है, लेकिन जो एंड्रोजेनिक एक्टिविटी जो होती है, यानी कि जो साइड इफेक्ट्स बाकी के कंपैरिजन में, जो बाकी के जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है उसके कंपैरिजन में साइड इफेक्ट्स काफी टॉलरेबल है। इसलिए ऑक्सेंड्रोलोन को बाकी के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के हिसाब से उसको प्रेफर किया जाता है। तो ऑक्सेंड्रोलोन आपका मसल ग्रोथ इंक्रीज करता है, बॉडी लीन मास को इंक्रीज करता है, बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है और जैसे मैंने कहा, यस, ग्रोथ वेलोसिटी को भी इंक्रीज करता है। इसलिए अगर कोई बच्चा मैलनोरिश्ड होता है, कोई बीमारी की वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, बहुत ही कमजोर है, तो ऐसे पेशेंट में ऑक्सेंड्रोलोन के साथ साथ हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन देते हैं एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हाइट इंक्रीज बहुत ही अच्छी देखी जाती है। लेकिन अगर इतना अच्छा इसका असर है ऑक्सेंड्रोलोन का, तो मैं आप सबको नहीं लेने के लिए क्यों बोल रही हूँ? क्यों मैं आप सबको बोल रही हूँ कि ऑक्सेंड्रोलोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी जो है आपको नहीं लेनी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि ऑक्सेंड्रोलोन के बहुत खतरनाक ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यस, एलर्जिक रिएक्शन बहुत ही कॉमन है। जो भी इस तरह के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता है उनमें एलर्जिक रिएक्शन के बहुत हाई चांसेस है। इसके साथ साथ मेल फर्टिलिटी कंप्लीटली जीरो हो सकती है, यानी एजोस्पर्मिया कंप्लीटली जीरो स्पर्म काउंट हो सकता है। फीमेल्स में भी फीमेल की भी फर्टिलिटी कम हो सकती है या जीरो हो सकती है, जिसमें आगे चल के उनको बच्चे नहीं होते। इसके साथ साथ फीमेल्स में उनके पीरियड्स रुक जाते हैं या पीरियड्स कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। ऑक्सेंड्रोलोन एक ऐसा एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जिसके साइड इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एक्सेसिव एग्रेसिवनेस या फिर बहुत सीवियर मूड स्विंग्स, जिसमें पेशेंट को कई बार सेडेट भी करना पड़ता है। ऑक्सेंड्रोलोन लेने के बाद पेशेंट में ये देखा गया है कि उनको यूरिन का प्रॉब्लम हो जाता है, यूरिन रुक रुक के आती है, कई बार यूरिन बंद हो जाती है, कैथेटर के द्वारा हमको यूरिन क्लियर करनी पड़ती है। इसके साथ साथ बॉडी में पूरा वाटर रिटेंशन हो जाता है। वाटर रिटेंशन यानी कि पूरा बॉडी सूज जाता है, पूरे बॉडी में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि हमारा वेट गेन हो गया। जनरली ये सभी तरह के स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक हो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सभी तरह के स्टेरॉइड्स में ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है, जिसमें पूरे बॉडी में वाटर रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन हो जाता है, जिसलिए पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है। और जैसे मैंने कहा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी एक तरह का स्टेरॉइड ही है, इसलिए ये अगर ज्यादा समय तक लिया जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। इसके साथ साथ पेशेंट को किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर भी हो सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड या किसी भी तरह के स्टेरॉइड की वजह से जो वेट गेन होता है, उसकी वजह से आगे चल के पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है और ओबेसिटी रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग मॉर्बिडिटीज हो सकते हैं। अगर आप ये सब सुनकर डर गए हो और अगर आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई, कोई भी सर्जरी आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको हाइट इंक्रीज करनी है, तो यस, एक हैक है इसमें और वो है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अभी ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या है? ये जनरली एक तरह का ऐसा आपका स्पाइन का कर्वेचर अगर आपका एबनॉर्मल हो जाता है बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर, तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट पॉजिटिव होता है। और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को अगर हम सही करते हैं थ्रू एक्सरसाइज, तो आपकी हाइट अप टू 2 इंचेस तक बढ़ सकती है। अभी ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट पर ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो पोस्ट किया है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने ये भी जानकारी दी है कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आपको है या नहीं, ये भी किस तरह से चेक करना है, और अगर आपको है तो क्या एक्सरसाइजेस से इसको सही कर सकते हैं और हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी मिली है। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।